हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं देव यादव, टारगेट विद देव यादव में आपका स्वागत है। हम लेके चलेंगे हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास है, जो यूपी के पुलिस के क्लास चल रही हैं कंटिन्यू, उसके बारे में लेके चलते हैं। और वही पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें कराया जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ना है, तुम्हारी पुरानी वीडियो पढ़िए, वो पर देख सकते हो आप। लेके चलते हैं व्यंजन की तरफ। स्वर हमने करा दिए थे, व्यंजन पिछली वीडियो में हो गए थे स्वर, और व्यंजन अभी करा रहे हैं। व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है? वे व्यंजन जिनमें परतंत्र ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की भांति होता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन में अध्वनि समाहित होती है। कहने का मतलब यही है कि बिना व्यंजन सब वर्ड होते हैं, वो बिना स्वर की सहायता से नहीं उच्चारित होते हैं, प्रयोग किया जाता है स्वरों का। जैसे हमने बताया था क हलंत वाला ये, और इसमें आ मिला दिया तो ये हो गया क। ये बिना स्वर वाला का है, ये स्वर वाला का है। इसी तरह से अगली पॉइंट को देखते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, परंतु द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। आगे लेके चलते हैं व्यंजन का लेखन। व्यंजन को देखेंगे भी कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से प्रयोग करते हैं। व्यंजनों का लेखन 3 प्रकार से है। एक तो वो होते हैं, एक पाई के साथ में लिखा जाता है व्यंजनों को, जिसमें पाई का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है पाई, छोटी पाई के साथ में, ठीक। और एक है बिना पाई वाले वर्ड। एक कहने का मतलब है ये हैं पाई वाले वर्ड, ये छोटी पाई वाले वर्ड होते हैं, और ये बिना पाई वाले वर्ड। छोटी पाई वाले वर्ड क्या होते हैं? ये पाई वाले वर्ड जैसे क, म, ग, जिस तरह से देखो क में ये पाई लग गई एक, ठीक है, तो ये का पाई वाला हो गया। इसी तरह से माँ हो जाएगा, ग भी हो जाएगा, ना, प इत्यादि भी, etc आदि भी हो जाते हैं। जैसे छोटी पाई वाले द में छोटी पाई लग रही है इस तरह से, उसके बाद यूँ कर दिया है, छोटी पाई है। हमें भी छोटी पाई है इस तरह से। तो कहने का मतलब यही है। और देखो बिना पाई वाले जैसे र है, इसमें कोई पाई नहीं है, इस तरह से ई में कोई पाई नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब ये बिना पाई वाले वर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इन 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण एक एक करके। किस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण? पहला पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के हिसाब से देखते हैं। पहला पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक। किस तरह से वो देखते हैं। देखो हमारे पास में वर्ग है, कौन से वर्ग में, ठीक है। उच्चार स्थान है अघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण और सघोष, महाप्राण, और सघोष, अल्पप्राण, नासिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं उनका उच्चार स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, और 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, इस तरह से समझ लो। जैसे क उच्चार स्थान क्या होता है इसका? क वर्ग में इसका उच्चार स्थान का है कंठ। इसमें क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। इन वर्डों को बोलेंगे हम तो कंठ की सहायता से बोला जाता है इनको। इसी तरह से च वर्ग है, च वर्ग में
तालु, च का स्थान क्या है? तालु, च स्थान। जैसे च, छ, ज, झ, यहाँ। तो इसमें क्या हो जाता है, इनके च वर्ग के पांचों वर्ड अक्षरों को बोलेंगे तो तालु से जीभ टच होगी। इसी तरह से देखते हैं ट वर्ग में मूर्धा उच्चार स्थान है इसका, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। तो इसमें क्या हो जाता है, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनको सबको बोलेंगे तो जीभ आपकी मूर्धा से टच होगी। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं त। त वर्ग में कितने कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। इनका उच्चार स्थान क्या होता है? दंत। बिना दांत के, दंत से टच होती है जीभ आपकी, दांत से। बिना दांत के टच हुए इन वर्णों को, इन अक्षरों को नहीं बोल सकते आप। त, थ, द, ध, न। आप प्रयास करके देखना, बोल ही नहीं पाओगे। जैसे प वर्ग, प वर्ग में क्या होता है, देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं। प, फ, ब, भ, म। ठीक, प वर्ग में आते हैं ये कंठोष्ठ, ये कंठ से हवा निकलती है, ठीक, और टच होते हुए और ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना ओठ की सहायता से इन वर्णों को नहीं बोल पाओगे आप। आगे लेके चलते हैं, आईटी पॉइंट है न। वर्ड को दंत मूल भी कहा जाता है। न क्यों कि दंत मूल भी कहा जाता है क्योंकि दांत के मूल यानी जड़ के, दांत की जड़ से जीभ टच होती है। ठीक, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट है घोषत्व के आधार पर। देखते हैं, दूसरा पॉइंट है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर हमने व्यंजनों को दो भागों में बांटा है, अघोष व्यंजन और सघोष। अघोष और घोष, सघोष भी कह सकते हैं। ठीक है, अघोष कौन कौन से होते हैं? कम कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। पहला और दूसरा, देखो पहला क, ठीक, और ख, ये अघोष है। पहला दूसरा कौन से थे? अघोष। इस तरह से समझो आप लोग। और दूसरा पॉइंट है सघोष। सघोष में क्या होता है? सघोष के आधार पर अधिक कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा बच्चा? देखो हमने अभी बताया था आपको, अघोष में पहला और दूसरा, ठीक है, और सघोष कौन से बचे? तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले एक दूसरे के बाद जो बचे वो सघोष होते हैं। ठीक, आगे लेके चलते हैं अब हम प्राणत्व। प्राणत्व या हवा के मुख से निकलने के आधार पर। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांट देते हैं इसे हम। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कौन सा क्या होता है? अल्प प्राण। कौन सा? पहला और तीसरा, चौथा। चार्ट तो देखना पड़ेगा बार बार। पहला, ठीक, का हो जाएगा ग और ण, ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण। ठीक, इसी तरह से महाप्राण कौन कौन से होते हैं? ख, घ। जैसे क, ख ज़्यादा रगड़, ख का से अधिक वायु ख में निकल रही है, क से। जैसे ग, घ, ग में कम वायु निकल रही है रगड़ते हुए और घ में अधिक निकल रही है। इसी तरह से देखते हैं
देखो महाप्राण में कौन कौन से जगह, दूसरा और चौथा, ठीक है। इस तरह से याद रखो, कोड नंबर याद रखो। अल्पप्राण का कोड कितना है 135 और महाप्राण का कितना है 24। इस तरह से याद करोगे तो सही हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन सा होता है, पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का, देखो अभी हमने बताया नासिक ऊपर लिख रहा है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक कहलाएगा। ठीक, ये नोट्स बना लेना अच्छे से, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। अब बात आती है अगले पॉइंट की तरफ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते, किस तरह से, डेफिनेशन क्या है, जिनका उच्चारण जीभ तालु दंत ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, ठीक, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं, इसलिए, दो बार हो गई है, कोई बात नहीं, एक काट दो, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब यह, जीभ तालु दंत ओष्ठ के परस्पर सटे होते हैं, किंतु क्या नहीं होता है, पूर्णतः संघर्ष नहीं होते हैं ये व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, य र ल व, ठीक। य को ओ व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। र का उच्चार स्थान कहाँ है, मूर्धा, मूर्धा से जीभ टच होगी, और ल का दंतमूल, ठीक है। प्रकंपी भी रा को कहते हैं, प्रकंपी लुंडित, ठीक है, जीभ लुंडित के आकार की हो जाती है घूंघ से, और ल को पार्श्विक भी कहा जाता है, ठीक। आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका आई टी पॉइंट है। इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, सभी अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण माने जाते हैं, ये मेन पॉइंट है। सभी जितने भी अंतस्थ अक्षर हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण। अब बात आती है अगली हेडिंग की, ऊष्म या संघर्षी की। तो इसमें देखा जाए, देखो जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार का संघर्ष या रगड़ उत्पन्न करते हैं, या उच्चारण में मुख के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, ठीक। अब संघर्षी व्यंजन कितने, तो संघर्षी व्यंजन भी आपके 4 हैं। जैसे स स ह, सीटी वाला सा की उच्चार स्थान है तालु, पेचिय सा की है मूर्धा, और सड़क वाले की है दंतमूल, ठीक। और ह का उच्चार स्थान है स्वयंत्र भी कहते हैं, कंठ के भीतर स्थिर भी कहते हैं, सघोष भी होता है, महाप्राण भी होता है, ठीक। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देख लो। संयुक्त व्यंजन आपकी संख्या होती है 4, कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र, ठीक। हमने संख्या बता दी इनकी, उच्चार स्थान बता दी, दंत तालु कंठ तालु होता है उच्चार स्थान, छ का दंत मूल होता है त्र का, और ज्ञ का होता है दंत तालु, ठीक है, और इसका होता है स्र का होता है दंत मूर्धा, ठीक। अब हम एक चीज़ और बता रहे हैं इसी में, क्लास तो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। हमने ये इस छ को हमने किन 2 अक्षरों से मिलकर बनाया है, वो चीज़ देखते हैं। एक तो ये क आधा बिना स्वर वाला, और
एक है आपका पेचिरा स। इन दो से मिल कर के छ बना है। अब बात आ जाए कि त्र की बात करें तो त्र को हमने त, ठीक, त और र को मिला करके हमने क्या बना दिया है, त्र। इन दो वर्णों से अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त है। कोई नहीं बताएगा इस तरह से। अब ज्ञा की बात किया जाए तो ज्ञा किस तरह से है, देखो ज्ञा है, इसको हमने किस तरह से बनाया है, ज आधा और यहाँ ये वाला, ठीक है। इस तरह से इन दो वर्णों से मिलकर ज्ञा बना है। अब इसी तरह से स्र की बात की जाए तो सीटी वाला सा है, आधा ओ प्लस रा है, ठीक। इस तरह से स्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक। अब हमने अच्छे से बता दिया। अब बात आती है अगले पॉइंट की, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात हो रही है। तो जिन व्यंजनों का विकास उपभ्रंश से हुआ है तथा जीव पहले मूर्धा को स्पर्श करती है तथा पश्चात तीव्र गति से नीचे गिरती है, उत्क्षिप्त व्यंजन विकसित व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। जैसे ढ और ढ, ठीक है। कंठ मूर्धन इसका उच्चार स्थान है, वो इसका स्थान है कंठ मूर्धा, दोनों का एक स्थान है, ठीक। आगे लेके चलते हैं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन की तरफ लेके चलते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, द्वैत व्यंजन, व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं इनको, उच्चार अपने पूर्ववर्ती वर्ण भी कहते, पर बलाघात होता है, ठीक है, उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे डब्बा में आधा वाय बा में दिल्ली अनानास आदि, ठीक है। इसी तरह से लेके चलते हैं आगत या अग्रीय अग्रीत व्यंजन, इन्हें देखते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, अरबी फारसी वाले, अंग्रेजी और संस्कृत। इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसको अरबी फारसी से लिया गया है, इसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसे संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन कौन से। जैसे ख ख ज, क्या मतलब नुक्ता वाले जो वर्ड आएंगे नीचे बिंदी वाले, वो सब अरबी फारसी के होते हैं, ठीक। आगत यानी बाहर से आई हुई। अंग्रेजी भाषा डॉक्टर जैसे आ जाता है, अर्धचंद्र वाले बस वर्ड आते हैं, ठीक है। और विद्या जैसे बुद्ध, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ड कौन कौन से ये होते हैं, ठीक है, बता दिया वो। आईटी पॉइंट क्या है, बुद्धाक्षर किसे कहते हैं, तो बुद्धाक्षर जिन अक्षरों की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है बुद्धाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अहम, पाक, मम, ये आ जाए अंतिम ध्वनि व्यंजन की तो उन्हें बुद्धाक्षर कहते हैं। मुक्ताक्षर किसे कहते हैं वो देख लो, जिन अक्षरों या वर्णों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है उन्हें मुक्ताक्षर कहते हैं। ददाक्षर किसे कहते हैं, विशेष कुप्रभाव वाले, जैसे ड अ सो
से भ वर्णों को बुद्धाक्षर कहते हैं। जैसे और भी हैं झ, प, भ, र, ह, ये कौन से वर्ण होते हैं? बुद्धाक्षर। ठीक। अब बात आती है हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश का क्रम। बहुत लोगों को तो पहली बार देखने को मिल रहा होगा। ठीक। कुछ कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ आता है शब्दकोश में। जैसे स्वर की बात की जाए तो पहले छोटी अंग वाला आता है। ठीक है, सॉरी, छोटी अंग वाला। ठीक। उसके बाद फिर बड़ी अंग वाला आता है। उसके बाद ये वाला आता है विसर्ग वाला, तब छोटा आ आता है। इतनी गुजरना पड़ता है। इसी तरह से क में भी इसी तरह से होता है, ज्ञ तक इसी तरह से होता है स्वर में। ठीक। अब बात आती है शब्दकोश में व्यंजन देखते हैं। ठीक। तो क के बाद छ आया, क के बाद 6 स्थान होता है। ख, ग, घ, ड़। इस तरह से आप नहीं वर्णमाला पढ़ते हुए, पहले शब्दकोश में इसी तरह से दी गई है। च, छ, ज, झ, य। इसी तरह से ठ, ठ, ड, ढ, ये नुक्ता वाले हैं। इनके बाद तुरंत ये। ठीक। सॉरी, ये नहीं, ये वाले। ठीक। दो गुण व्यंजन, यही दो गुण व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक। जैसे त, त्र, त के बाद त्र आ गया, देखो। ठीक। त्र क्यों है कि त आधे ता से मिलके और रा से बनाए थे, इस वजह से। छ भी आपका क और स से मिलके बना है, इस वजह से क के बाद इसका स्थान आता है। प, फ, ब, म, य, र, ल, व, स। सीटी वाला सा के बाद आधे सीटी वाले सा से बनाइए। ठीक। प्लस र, इस वजह से ये सीटी वाले सा के बाद तुरंत ही त्र आ जाता है। स, स, ह। ज के बाद ज्ञ आता है शब्दकोश में। ये पॉइंट लगा रहा हूँ, ये वर्ड ध्यान में रखना कौन सा किसके बाद आता है। ठीक। आज की वीडियो अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें कैसी रही वीडियो क्लास, आज की क्लास। और इसमें नए भी स्टूडेंट जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए शेयर कर दें, और जो नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आने वाले समय में आपको सबसे पहले मिल जाए। और टॉपिक ख़त्म होने के बाद अगली क्लास वर्णमाला ये समाप्त हो गई। अगली क्लास आपके क्वेश्चन रहेंगे वर्णमाला के, उनके आंसर साथ साथ दिए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। और इस वीडियो की लिंक PDF में मिलेगी ग्रुप में, और PDF ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।